A very good evening to all of you. I hope you people are really enjoying all the exam review sessions. और जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स आज आप लोग एग्जाम देने वाले हो, आई होप सारे लोगों ने अब तक जितने स्लॉट्स में एग्जाम दे दिया है सबका बहुत ही बढ़िया एग्जाम गया है. ज़रूर आप लोग एग्जाम देने के बाद हम लोग को बताइएगा कि आप लोग का किस तरीके का क्या पेपर रहा. हमारे क्लास में से कुछ कॉमन आया कि नहीं, मतलब एकदम हूबहू क्वेश्चन नहीं लेकिन पैटर्न कुछ सिमिलर आया है कि नहीं, जरूर बताइएगा, है ना. तो आज का सेशन हम लोग उसी एग्जाम बेसिस पे कंडक्ट करेंगे. एक मिसलेनियस सेशन रखा है जिसमें 3 या 4 टाइप का मैंने क्वेश्चन ऐड किया है. लेट्स सी आप लोगों में से कितने लोग उसको सॉल्व कर लेते हो. जिन लोगों का आज पेपर नहीं है, अपकमिंग कोई एग्जाम के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है. और फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में जितने लोगों का पेपर हो चुका है वो लोग आज से ही मेंस का तैयारी कर देंगे, ठीक है. ऐसा नहीं कि हम रिजल्ट का वेट करेंगे फिर मेंस का तैयारी करेंगे. हम लोग कल के सेशन से, मतलब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स अपना फोकस अब शिफ्ट हो जाएगा प्री से मेंस की तरफ. धीरे धीरे हम लोग मेंस की तरफ अब टोटली कंसर्न रहेंगे. तो जितने भी लोगों का ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में पेपर हो चुका है, आज का दिन रेस्ट कर लीजिए. कल सुबह से वो लोग तैयारी करेंगे मेंस का. एग्जाम के रिजल्ट का वेट नहीं करना है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना. चलो फिर आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं. ये आया था 2019 में. शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सॉल्व भी किया है. मैथ्स द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है. फटाफट आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी एकदम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे. थोड़ा सा टाइम मैं दे रही हूँ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए. एकदम क्विकली इंस्ट्रक्शन पढ़िए. पढ़ लिया इंस्ट्रक्शन? चलो हम भी एक बार पढ़ लेते हैं. एक बार पढ़ के आप लोग को बता देते हैं क्या बोल रहे हैं. देखो, इन दिस क्वेश्चन 2 columns 1 and 2 and 3 sentences are given. ओके, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम हैं. और उन दोनों कॉलम में कितने सेंटेंस हैं? 3 सेंटेंस है. मतलब फर्स्ट कॉलम में ABC, सेकंड कॉलम में DEF. आपको करना क्या है? आपको एक ऐसा पेयर को चूज करना है जिसमें A के साथ D, B के साथ E या C के साथ F को हम लोग पेयर अप करेंगे. इज इट क्लियर? तो ये है हमारा कॉलम बेस्ड क्वेश्चन. तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिलेटेड है, जो कि आया है 2019 में. और एक छोटा सा बात मैं बताना चाहूंगी, ये कॉलम बेस्ड क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिवली 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, ठीक है. तो इस बार डेफिनेटली चांसेस है. अब देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ये आप लोग एग्जाम देके हमें बताएंगे, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो जिनका भी अभी पेपर नहीं है या सुबह पेपर दे के आ गए हैं वो लोग जरूर से प्रैक्टिस करिए. यू नेवर नो कि आपके मेंस में ऐसे थोड़े से लेवल हाई करके पूछ लिया जाए. यहाँ पे सिंगल लाइनर है, वहां पे डबल लाइनर दे दिया जाए, है ना. मतलब पैटर्न मोर और लेस सेम ही रहेगा. चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू पीपल टू रिप्लाई. आप लोग रिप्लाई दे दो, फिर बता दिया जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है ना. क्योंकि जस्टिफाई करना भी जरूरी है कि मैंने अगर ऑप्शन ए को आंसर में लिया है तो मैंने ऑप्शन ए लिया क्यों है आंसर में. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस. यस और नो. चलो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है क्या? अब ध्यान देना, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला अप्रोच, never read the lines aimlessly. है ना. लाइन को एमलेसली नहीं पढ़ेंगे. मतलब मेरा मन किया, मैंने मार्केट से पढ़ना शुरू किया और सिस्टम तक पढ़ लिया, ये फिर आपका टाइम वेस्ट होगा. आप कभी भी लाइंस को एमलेसली नहीं पढ़ोगे. आपका हमेशा कुछ टारगेट रहेगा, कुछ एम रहेगा. तो टारगेट या एम क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन एलिमिनेशन, है ना. टारगेट या एम हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन एलिमिनेशन. इज इट क्लियर? तो चलो फटाफट हम लोग फॉलो करते हैं, देख लेते हैं क्या है नहीं है. ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला जा रहा है? फॉलो करिए. ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं? CF
मतलब अब हमें एम मिल गया है कि हमको ये ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करना है तो चेक करना पड़ेगा सी में क्या लिखा है, एफ में क्या लिखा है। ठीक है, फॉलो अप करिए। डिमांड हैज आउटस्ट्रिप्ड, फिर उसके बाद रिफॉर्म्स आर एंटायर टैक्स सिस्टम। अरे भाई ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? आप लोग बताओ, ये जो ऑप्शन नंबर एफ है हमारा, है ना, ये जो ऑप्शन नंबर एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस वाइज ये ऑप्शन नंबर एफ करेक्ट है? रिफॉर्म्स आर एंटायर टैक्स सिस्टम। अरे भाई एंटायर टैक्स सिस्टम कैसे बोलेंगे, एंटायरली होता तो सोचते। रिफॉर्म्स आर एंटायर टैक्स सिस्टम, रिफॉर्म्स इन द एंटायर टैक्स सिस्टम, ऐसे कुछ बोलो। तो ऑप्शन नंबर एफ एज एन ऑप्शन ही गलत है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन पा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर एफ को तो हम लोग कंसीडर करेंगे ही नहीं। दैट इज वाई हम लोग एफ से रिलेटेड ऑप्शंस को नहीं लेंगे, है कि नहीं। एफ रिलेटेड ऑप्शंस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे पढ़ते हैं। बी डी, एक बार बी को पढ़ेंगे हम लोग। बी में क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट हैज, उसके बाद डी, सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर। भाई हैज अगर नहीं होता तो करेक्ट होता ना। द गवर्नमेंट सप्लाइड क्वालिफाइड टीचर, या ऑफ नहीं होता, चलो ऐसे बोलते, द गवर्नमेंट हैज सप्लाइड क्वालिफाइड टीचर्स, या द गवर्नमेंट हैज ए सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, दोनों में से एक होता। या तो अपने लोग ऐसे बोल सकते थे, द गवर्नमेंट सप्लाइड क्वालिफाइड टीचर्स, या तो अपने लोग ऐसे बोलते, द गवर्नमेंट has a supply of qualified teachers। क्योंकि हमको ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3 अब लिख रहे हैं हम, ध्यान ये रखना है, द ऑप्शन वी चूज, या तो द ऑप्शन वी सिलेक्ट must be grammatically हैंडराइटिंग को थोड़ा सा पार्डन कर देना, एंड लॉजिकली करेक्ट। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कोई ऑप्शन, देन ओनली इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, बी के साथ ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा होगा? या तो सेंटेंस नंबर 1 या तो सेंटेंस नंबर 2। दैट इज वाई ये भी हमारा गलत आंसर है। ठीक है, हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फाइन, अब बचा ए ई, पढ़ेंगे जरा ए ई को। मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट, फिर ई, पीपल आर लॉयल टू अ ब्रांड नॉट प्राइसेस। पीपल जो है ना वो लॉयल है ब्रांड के तरफ, ना कि प्राइसेस के तरफ। तो इस ये बात कैसे पता चला? मार्केट रिसर्च के थ्रू पता चला। तो मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट पीपल आर लॉयल टू अ ब्रांड नॉट प्राइसेस। तो करेक्ट आंसर क्या है? यस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है ए ई। बोलो यहाँ तक क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 1 इज इट क्लियर? यस या नो? क्लियर है तो चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको भी आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। टेक योर टाइम। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गलत कर दिया, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस नहीं है, इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन का पेयर भी है। तो ध्यान से अच्छे से सॉल्व करके बताओ। थोड़ा सा सेकंड ज्यादा लग रहा है तो अभी फिलहाल क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम हॉल में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो टारगेट रहेगा 45 सेकंड मैक्सिमम है, उससे कम टाइम में ही कवर करना है। ये सारे क्वेश्चन शायद आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं, बस हम लोग इसका तरीका सीख रहे हैं। मैंने आंसर बता दिया होगा, तरीका शायद नहीं बताया होगा,
है ना, कि आप लोग अगर कॉलम बेस्ड क्वेश्चन करोगे, देखो आज कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से रखा, बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ अराउंड 10 से 15 स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था टेलीग्राम के थ्रू कि मैडम कॉलम बेस्ड और रीअरेंजमेंट ये बहुत दिक्कत देता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कराइए। तो रीअरेंजमेंट तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बीच में तो ऐसा था कि हर क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन बना रहे थे, तो इसी वजह से आज हमने रीअरेंजमेंट को थोड़ा सा सेकंड सीट देते हुए ज्यादा फोकस किस पे किया है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आप लोग फटाफट आंसर बता दो, फिर मैच कर लेना मेरे आंसर से अपने आंसर को, लेकिन आंसर जरूर बताइए चैट बॉक्स में। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। कर लिया होगा अब तक सॉल्व, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन इज द की। तो हमेशा जब कभी भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन करोगे, आपका मेन टारगेट क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। फाइन, सो लेट्स रीड फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, क्या लिखा है, बी डी। तो बी वाले सेंटेंस को जरा पढ़िए, क्या बोल रहा है, द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक, बॉडी ऑफ द कैमरा मेक, चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं, इज हाईली, भाई ये तो पूरा गड़बड़ घोटाला है, कोई लॉजिकली ग्रामेटिकली फिट ही नहीं हो रहा है। द बॉडी ऑफ द कैमरा इज हाईली रिसाइलेंट फॉर इंडोर यूज, ऐसा बोल सकते थे, फिर भी कुछ लॉजिक बनता है ना, ग्रामेटिकली कुछ सेंस बनता, लेकिन द लॉजिक सॉरी द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक इज हाईली रिसाइलेंट, ये तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है ना, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी डी क्या है भाई, बताओ, गलत है। आगे पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी ए, है ना, ऑप्शन नंबर बी ए, बी में क्या है, ए ई, सॉरी बी ए नहीं है, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ए ई है, तो पढ़ते हैं, द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्न आउट टू बी फॉल्स, यस ये लॉजिकली करेक्ट जा रहा है ना, सेंटेंस तो लॉजिकली हमारा करेक्ट है। अब सी ई को जरा पढ़े, सी एफ को जरा पढ़े, द थ्रेट ऑफ वाटर the threat of war has adversely, फिर F, impacted burns as actively, भाई ये क्या मीनिंग बना, ये जो सेंटेंस है burns actively, इसका कोई मीनिंग बना क्या, नो इसका कोई मीनिंग नहीं बना, तो impacted burns as actively अगर ऐसा बोलेंगे तो दैट इज रॉन्ग, है ना, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर एफ को काट दो। अच्छा ए ई के साथ बी डी था, तो बी डी तो गलत है, ये ऑप्शन भी कट गया, बी डी के साथ जो भी आएगा वो गलत, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ई। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया था एज योर आंसर, उन सब का 1 नंबर करेक्ट है ना, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी या ए ई आंसर सोचा था, वो सारे लोग अपने आप को 1 मार्क अलॉट कर दो, है ना, 1 नंबर हम लोग अलॉट कर देंगे इसको। फाइन, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का तरीका समझ में आया, एक बार फिर से देख लेते हैं तरीका क्या है, हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहला चीज याद क्या रखेंगे, हम लोग एमलेसली सेंटेंस को कभी भी नहीं पढ़ेंगे, एक वर्ड तक नहीं पढ़ेंगे बिना एम के, है ना, हमको ए से लेके एफ तक पढ़ने के लिए आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग बड़े सेल्फिश इंसान बन जाएंगे, है ना। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा सेल्फिश जाइंट का, तो हम लोग सेल्फिश जाइंट के इनिशियल वाले स्टेज में चले जाएंगे कि बिना फायदे का एक भी काम नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शंस में आएंगे और एक एक करके रीड करते हुए उनको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऐसा कोई सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लॉजिकली इनकरेक्ट, एलिमिनेट, अगर लॉजिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, एलिमिनेट, तो ये दो चीज है जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो है ग्रामेटिकली करेक्ट एज वेल एज लॉजिकली परफेक्ट। फाइन, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न में चलेंगे, तो बता दिया आपको ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो पैटर्न है वो 2018 में पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न बदला है मैंने, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लो, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो, उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ के सॉल्व करके बताएंगे, आप लोग पहले ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो हम बता देंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करिए, इंस्ट्रक्शंस को क्विकली रीड करिए, देखो इंस्ट्रक्शंस जो बोल रहा है वो क्लियर है कि नहीं, पढ़ लिया ना, आप सबने पढ़ लिया, चलो आप लोग पढ़ लो, उसके बाद हम रीड करके एक्सप्लेन कर देंगे।
डन तो इट इज अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट. लेकिन इसका पैटर्न अलग है. इसमें आपको 5 नहीं 1 नंबर मिलेगा. इस टाइप के रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको 5 नहीं डियर 1 नंबर मिलेगा, है ना. तो आप बताइए, हम लोगों ने रीअरेंजमेंट सॉल्व करना सीखा, कितना मेहनत का काम है कि नहीं. और उसके लिए मिलता था 5 नंबर. अगर नंबर रिड्यूस होके हो गया है 1, तो मेहनत को भी रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं. तो मेहनत रिड्यूस कैसे करेंगे, उसके लिए एक क्वेश्चन में चलते हैं. पहले आप लोग ट्राई करो, फिर इसका तरीका प्लस करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगी. फाइन. तो आप लोग शुरू करिए, आपका समय शुरू होता है अब. फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप लोग ट्राई करो, फिर हम डेफिनेटली क्लियर करके बता देंगे. पहले अटेम्प्ट आप लोग करिए. चलिए, आई एम eagerly waiting for you people to reply. And your time is up. आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक आंसर दे दिया होगा, है ना. अभी तो हम डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा. हम ये उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ेंगे. अब जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया वो लोग भी फॉलो करो, और जिन्होंने आंसर दे दिया वो लोग भी फॉलो करो, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. इसको भी हम लोग सबसे पहले डू नॉट रीड द पैसेज, या तो हम डोंट भी बोल सकते हैं. डोंट रीड the passage without going through the options. बिना ऑप्शन के को गो थ्रू किए हुए पैसेज को नहीं पढ़ेंगे. तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, टारगेट क्या रहेगा, मेन एम क्या रहेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन. इसमें भी हमारा टारगेट रहेगा, फोकस रहेगा, कौन भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन, है ना. तो लेट्स रीड. हम लोग ऑप्शन के थ्रू हम लोग फॉलो करेंगे क्या बोल रहा है. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो BDAC. पहले बी को पढ़ लेते, लेकिन ध्यान दिया होगा आपने, यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर 1 है ना वो फिक्स है ना. सेंटेंस नंबर 1 क्या है डियर, बताओ, फिक्स है. मतलब इन्होंने स्टार्टर आपको बता दिया है. आपको करना क्या है, आपको बाकी वाले पार्ट को फॉलो अप करना है. ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करिए. इट कैन बी अ पॉइंट वे ऑफ शेमिंग. मतलब ऑप्शन नंबर ए से अगर शुरू करेंगे, इट कैन बी अ पॉइंटेड वे ऑफ शेमिंग समवन हु आस्क फॉर अ ब्राइब. मतलब जो घूस मांग रहा है आपसे, उसको इंसल्ट करने का, शेम ऑन यू बोलते हैं ना, शेम फील करवाने का सबसे अच्छा तरीका है. कौन सा तरीका है, वर्थलेस करेंसी इज नॉट नेसेसरीली यूजलेस, है ना. जो खोटे सिक्के होते हैं, जो हमारे खोटे सिक्के होते हैं, वो एकदम यूजलेस नहीं होते. अगर कोई आपसे मान लो क्या मांग रहा है, घूस मांग रहा है, ब्राइब मांग रहा है, तो आप उस खोटे सिक्के के कलेक्शन को यूज करो और उनको दे दो. बोलो कि इस खोटे सिक्के की तरह आप भी खोटे हो, आप भी घूस लेके काम करते हो, आप में भी ऑनेस्टी दिखाने का कोई हिम्मत नहीं है. तो ये तरीका है उन इंसानों को इंसल्ट फील करने का. लेकिन क्या ऑप्शन 1 के इमीडिएट नेक्स्ट में ऑप्शन बी आएगा, मतलब ए आएगा, एकदम आ सकता है. इसके इमीडिएट नेक्स्ट में ये तो आ ही सकता है ना. खोटे सिक्के को हम लोग यूज करके इंसानों को शर्मिंदा कर सकते हैं. कौन से इंसान, जो घूस मांगते हैं. फिर उसके बाद पढ़ो, ए से स्टार्ट होने वाला 2 सेंटेंस है, तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे. अभी ये चेक करना है कि ए के बाद सी आएगा या ए के बाद डी आएगा. तो पहले सी को पढ़ते हैं. It can be a pointed way of shaming someone who asks for a bribe. That is the thinking behind 0 rupee notes and anti-corruption Indian gimmick now attracting worldwide interest. ये जो anti-corruption Indian gimmick है, खोटे सिक्के वाला जो थीम लिया गया है, उसको वर्ल्ड वाइड में आजकल इंटरेस्ट मिल रहा है. तो ये साउंड्स गुड, यस और नो, राइट. देखो
ऑप्शन नंबर डी को मैंने पढ़ा दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड जीरो, तो ये तो साउंड्स बेटर ना. अब सी को भी पढ़ते हैं, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं. इट कैन बी अ पॉइंटेड वे ऑफ शेमिंग समवन हु आस्क फॉर अ bribe. फिर उसके बाद they took roughly like 50 rupee notes and people are encouraged to hand them to the corrupt official. नहीं ना, दे यहाँ पे किसको बोल रहा है? क्या अब तक सेंटेंस नंबर 1 में एंड सेंटेंस नंबर 2 में हम लोगों ने कोई इंसानों के बारे में बात किया? यस, बात किया है. किसके बारे में? समवन. जो लोग घूस मांग रहे हैं, तो क्या ये दे उनके लिए है? दे लुक रफली लाइक 50 rupee notes and people are encouraged to hand them to corrupt officials signaling resistance to CLIs, है ना. तो इससे मतलब ब्राइबरी से रेजिस्टेंस, हम लोग ब्राइब या ब्राइबरी कल्चर को सपोर्ट नहीं करते, ये बात बताने के लिए वो 50 रुपए जैसे दिखने वाले नोट्स, जिसको नाम क्या दिया गया है? जीरो नोट्स, उनको हैंड ओवर किया जा रहा है. तो ए के बाद ना सी उतना सुटेबली करेक्ट नहीं हो रहा है कि नहीं? क्योंकि दे लुक रफली लाइक, तो ये तो नोट्स के बारे में है. अगर ए के बगल में सी को लिख देंगे तो ये दे किसके लिए हो जाएगा? समवन ना. दैट इज वाई इंसान 50 रुपए के नोट की तरह नहीं दिखते. किसकी तरह दिखते हैं? इंसान की तरह. तो ये 50 जीरो रुपए नोट जितने भी है वो लोग 50 रुपए के नोट की तरह दिखते हैं. तो करेक्ट रीअरेंजमेंट या करेक्ट लाइक पेयर क्या है? डी सी है कि नहीं? सी डी बोलेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा. तो करेक्ट पेयरिंग क्या है? डी और उसके बाद सी. गॉट इट? चलो, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी. ये बन गया अपना करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. फाइन. चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चले. हियर क्वेश्चन नंबर 4. थोड़ा सा स्क्रीन बीच में ब्लैंक हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी. चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट रुकिए जरा, इसके बीच में ना इंस्ट्रक्शन गायब हो गया है लग रहा है. नहीं, इंस्ट्रक्शन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब इसके बाद 4 है. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. फाइन. तो क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरीके से आपने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 को एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना. अब ये आप लोग ट्राई करो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्विकली सॉल्व करिए. सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4. आप लोग का आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का. चलो थोड़ा सा टाइम और दिया, ये थोड़ा लेंदी है तो मैंने 1-2 सेकंड चलो और दे दिया. आप लोग भी क्या याद रखोगे कि मैम ने कभी तो हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया, नॉर्मली हम देते ही है ना. देखो अभी वाला क्लास जो है वो हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज वाई हम थोड़ा सा टाइमर दे के ये आपको ध्यान में रखवाते हैं कि आपको इतने टाइम में कंप्लीट करना है. लेकिन क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं लीनियंसी यहाँ पे दिखाती हूँ. लेकिन जिस दिन लाइव टेस्ट चलता है, आपने नोटिस किया होगा, उस दिन मैं कोई लीनियंसी नहीं दिखाती, है ना. क्योंकि वो तो वेरिफिकेशन है, टेस्ट करना है कि आपने कितना सीखा, कितना और सीखना बाकी है. चलिए तो रीड करना स्टार्ट करते हैं. ऑन द ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं, वन ऑफ द ट्रेडिशनल, वन ऑफ है इसीलिए हम लोगों ने इज लिखा. वन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इट प्रोवाइड्स बिजनेसेस विद अ टैंजिबल इंसेंटिव टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट, है ना. अब हम लोग आ रहे हैं ऑप्शंस में. ऑप्शन पहला है बी, दैट इज फॉर्म्स दैट सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड. तो दैट इज से क्या करते हैं? चीजों को एग्जैगरेट करते, एक्सप्लेन करते हैं. तो मान लो मैंने कहीं पे ये दैट इज लिख के रखा है, तो इसके आगे वाले लाइन को री एक्सप्लेन किया जाएगा. तो पढ़ते हैं फिर से एक बार. वन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इट प्रोवाइड बिजनेसेस विद अ टैंजिबल इंसेंटिव टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट. उसके बाद दैट इज
Firms that successfully respond to the needs of the consumer get rewarded with higher profits. तो firms, ऐसे firms जो कि consumer need के साथ तुरंत respond करते हैं, उनको higher profit मिलता है क्योंकि बिकता ज़्यादा है उनका सामान. Yes or no? अगर आप डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना स्टॉक अरेंज करोगे तो ऑफ कोर्स आपके स्टॉक से बहुत सामान बिकेगा. आपने वुलन गारमेंट्स को समर के महीने में सेल करना चाहा, है ना, समर के महीने में बेचना चाहा तो डिमांड तो कम है, लेकिन वहीं पे अगर आपने समर, है ना, समर क्लोथ्स का कलेक्शन लिया तो वो ज्यादा प्रॉफिट देगा. तो यही बोला जा रहा है कि कस्टमर नीड के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हायर प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा और क्या मिलेगा बोलो, हायर प्रॉफिट मिलेगा. गॉट इट? तो यस, बी से स्टार्ट हो सकता है, मतलब ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है. एक बार डी को भी पढ़ ले. नेवरदीलेस, नेवरदीलेस कब यूज करते हैं डियर? अगर हम लोग ने पूछा ना कि नेवरदीलेस कब यूज होता है तो आप लोग ऐसे याद रखना. नेवरदीलेस का मतलब कहीं ना कहीं इंस्पाइट होता है, इंस्पाइट ऑफ. तो बताओ क्या सेंटेंस नंबर 1 में ऐसा कुछ बोला गया है जिसके कॉन्ट्रास्ट में सेंटेंस नंबर डी है. सम इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैड कंटेंडेड द कैपिटलिस्ट मॉडल इज इनहेरिटेंटली फ्लॉड, है ना. तो आप बताओ ऑप्शन नंबर 1 जो बात बता रहा है, one of the traditional argument for a free market economy is that it provide businesses with tangible incentive to offer goods and services that people want. उसके बाद nevertheless some economists and political philosophers have contended that the capitalist model is inherently flawed. क्या इन दोनों में कोई लिंकर बना? नहीं बना. That is why ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल. तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी नहीं, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है. अब चेक ये करना है कि बी के बाद डी आएगा या बी के बाद सी आएगा, क्योंकि सी दो सेंटेंस में, तो हम लोग पहले सी को पढ़ेंगे. पढ़ते हैं. That is, firms that successfully respond to the needs of the consumer gets rewarded with higher profit. This is because the means of production are in private hands and those who own them not only accumulate a disproportionate share of wealth but have the power to suppress the right of those they employ. उसके बाद क्या ए आएगा, जरा पढ़ते हैं. Such a system, they say, necessarily creates clear winners and losers. उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे. नेवरदीलेस सम इकोनॉमिस्ट, नहीं, ये देखो विनर और लूजर का बात किया जा रहा है ना. अगर हम लोग विनर और लूजर बोलेंगे तब जाके हम लोग बोलेंगे, देखो ये वाला लाइन, दिस इज बिकॉज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन प्राइवेट हैंड. तो ये लोग हो गए विनर. एंड दोज हु ओन देम नॉट ओनली एक्यूमुलेट और डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ बट हैव द पावर टू सप्रेस द राइट्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज. तो विनर कौन है? एम्प्लॉयर है. लूजर कौन है? एम्प्लॉई है कि नहीं. प्राइवेट सेक्टर में विनर कौन है? एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उनका वो बॉस है, उनका बात सुनना ही पड़ेगा, है ना. दैट इज वाई पहले कौन आएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद आएगा सी. तो जरा देखो तो ए सी कहाँ लिखा हुआ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट करने का मेन रीजन ही है कि ए सी क्या है? एक लाइक पेयर है. तो ट्रेडिशनल में जो जो चीजें हम लोग अप्लाई करते थे वो सारा इधर में भी अप्लाई करेंगे. बस शर्त ये है कि थोड़ा सा इसमें जल्दी करना है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. इसमें ऑलरेडी वो रीअरेंजमेंट बना हुआ है, हमको चेक करना है, उसमें खुद से बनाना होता है. फाइन, चलो पैटर्न बदला. जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस रीड करिए. ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है. यू पीपल कैन सी 2018 का ही क्वेश्चन है. फटाफट इंस्ट्रक्शंस रीड करिए. आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है. ये है अपना सेंटेंस स्टार्टर्स. ये कौन है बोलो? ये अपना सेंटेंस स्टार्टर्स है. फाइन, तो आप इसको सेंटेंस स्टार्टर्स बोल सकते हो. स्टार्टर कहाँ बैठता है? सेंटेंस के शुरुआत में. करना क्या होगा? एक या एक से ज्यादा आपको सेंटेंस दिखेंगे. आपको इनको क्या करना है? कंपाइल करना है. ठीक है, कंपाइल्ड इनटू वन. आपको कंपाइल करके दोनों को इकट्ठा करके एक बनाना है. कंपाइल्ड इनटू वन.
अब उसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़े, आगे कैसे बढ़ेंगे बोलो? आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये देखना है कि जो ऑप्शन से आप कंपाइल करोगे उसको सेंटेंस के शुरू में ही यूज करना है। जैसे स्टार्टर तो डेजर्ट की जगह नहीं खाते ना, स्टार्टर से स्टार्ट ही करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर स्टार्टर लिखा है तो ये सेंटेंस को शुरू करेगा, आप इसको मिडिल में या एंड में नहीं लिख सकते। गॉट इट? सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो पहला सेंटेंस कौन था? सेंटेंस नंबर 1 यहां से यहां तक है और सेंटेंस नंबर 2 यहां से यहां तक है। आपका समय हो गया समाप्त। ट्राई किया आप लोगों ने? करेक्ट आंसर आया कुछ? चलो पढ़ते हैं सेंटेंस को। डिस्कस द मैटर ऑब्जेक्टिवली विथ अदर पीपल हु आर वेल इन्फॉर्म्ड if it is provided that you are about to take a step in the wrong direction, accept the reality and admit your mistake. तो आपको किसी भी मैटर को हमेशा उन लोगों से डिस्कस करना चाहिए जिसके बारे में उनको नॉलेज है कि नहीं? मान लो मुझे टेक्निकल कोई सजेशन चाहिए तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के आईटी रिलेटेड या टेक्नो सैवी जो लोग हैं उनसे मदद मांगूंगी। मुझे टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट सजेशन चाहिए तो मैं अपने सब्जेक्ट हेड से सजेशन मांगूंगी, है कि नहीं? और मुझे कोई नया बैच के बारे में या आप लोगों के एक नए तरीके के बारे में, मतलब किस तरीके से एक नया बैच लॉन्च किया जाए वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड सजेशन चाहिए तो मैं अपने मैनेजमेंट टीम से डिस्कस करूंगी, है ना? तो आप लोग बताइए, हम सारे लोगों को ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए जो उस मामले में एकदम परफेक्ट हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो। अब उसके बाद बोला जा रहा है अगर हमने कहीं गलती की है तो भाई मानने में क्या दिक्कत है? अगर हम लोग गलती मानेंगे नहीं तो क्या उसको कभी ठीक कर पाएंगे? मेरा गलती है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं तो क्या मैं कभी उस गलती को सुधार पाऊंगी? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड वाला लाइन क्या बोल रहा है? इफ इट इज प्रोवाइडेड, अगर जरूरत पड़े, दैट यू आर अबाउट टू टेक अ स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आपको लग रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में हो, तो आप उस बात को एक्सेप्ट करो और लोगों के सामने अपना मिस्टेक एडमिट करो, है ना? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? as soon as they take it into consideration, they कौन है भाई? बोलो, THEY they कौन है? as soon as they take into consideration, तो हम लोग इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 गलत है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, हाँ ये बन सकता है, क्या बोलेंगे? बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी मस्ट go for a discussion, ठीक है? वी मस्ट गो फॉर अ डिस्कशन विथ, फिर ऐसे बोला, विथ अदर पीपल हु आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड इफ इट इज प्रूव्ड, है ना? एंड लगा देंगे इसके बाद, फिर सेंटेंस नंबर 2, यहाँ पे फिर सेंटेंस नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अच्छा 2 के साथ 3 वाला पेयर भी तो है ना, क्योंकि 1 गलत है तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी में 3 भी है, तो पढ़ते हैं। येट अनदर एग्जाम्पल इज दैट, भाई एग्जाम्पल का तो बात नहीं कर रहे, तो कभी भी अगर आप लोग सेंटेंस स्टार्टर या कनेक्टर कर रहे हो, सबसे पहला चीज ध्यान देना, टोन को नहीं बदलना है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोग टोन को बदलेंगे क्या? नहीं, टोन को नहीं बदलना है। फिर दूसरा बात क्या याद रखेंगे? कभी भी सब्जेक्ट मैटर को ऑल्टर नहीं करोगे। मैटर मस्ट नॉट बी ऑल्टर्ड, ठीक है? कभी भी सब्जेक्ट मैटर को ऑल्टर नहीं करेंगे। गॉट इट? चलो, तो करेक्ट आंसर कौन था इस सेंटेंस में या इस क्वेश्चन में? करेक्ट आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 3 गलत है, 3 से नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के बारे में बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट मैटर बदल जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, तो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली 2, ओनली 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर ना? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, एकदम क्विकली सॉल्व करिए।
टाइमर रन हो रहा है और आपका समय हुआ समाप्त। पढ़ते हैं जरा क्या बोल रहा है। A wealth of evidence has accumulated to suggest that a lack of sleep is bad for mind and body. ऐसे बहुत सारे एविडेंस एक्यूमुलेट हुए हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नींद पूरा नहीं होगा तो दिमाग भी खराब रहता है, तबीयत भी खराब रहता है ना। तो वो माइंड और बॉडी दोनों के लिए हार्मफुल है। दूसरा, वर्किंग मेमोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग थिंग्स इन माइंड। वर्किंग मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ब्रेन ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा ना, चीजें आप भूलने लगोगे। देखना कुछ हफ्तों तक अगर आपका नींद पूरा नहीं होता है तो कैसे पागल पागल सा फील होता है। पता नहीं आप लोग क्या करते हो, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। 2-3 दिन अगर लगातार रात में ठीक से सो नहीं पाए हैं, नींद पूरा नहीं हुआ है, तो उसके बाद हमको ऐसा फील होता है कि हम क्लास में ही सो जाएंगे, है ना। हमको बोलना कुछ और रहता है, हम बोल कुछ और रहते हैं, ऐसा होता है कभी कभी, है ना। तो वर्किंग मेमोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग थिंग्स इन माइंड फॉर ब्रीफर पीरियड्स ऑफ टाइम which thereby facilitate reasoning and planning। और देखना, अगर नींद आ रहा होगा तो दिमाग काम नहीं करता है, भूख लग रहा होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे over the last few years, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। कैसे? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, over the last few years a lot of evidence has been accumulated। बोल के सेंटेंस 1 को पूरा कर दो। फिर उसके बाद and वर्किंग मेमोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग, या तो आप एज लगा दो, एज वर्किंग मेमोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग थिंग्स, इस तरीके से बोल दो। सेंटेंस 1 एकदम करेक्ट है। 1 के साथ पेयर देखो 2 का है, 2 को पढ़ेंगे, 3 को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखो 1 के साथ 3 का कोई पेयर ही नहीं है, तो हम लोग करेक्ट उसको मानेंगे भी नहीं। तो पढ़ते हैं एज सून एज, तो क्या होगा, एज सून एज तो टाइम को रेफर कर रहा है। क्या हम सेंटेंस में कितने घंटे सोने हैं, नींद से उठते ही क्या करना है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं ना। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डियर, बताओ आप लोग। करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। ए इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विथ मेंस क्वेश्चन। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एवरी डे 4:45 पे विथ नाउ ऑनवर्ड्स एसबीआई मेन पेपर। मेंस का पेपर अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुबह के 9:30 बजे आईबीपीएस के सेशन के साथ। एंड एकदम सबसे इंपॉर्टेंट वाला सेशन तो हमारे 7:30 बजे सुबह होता है। अगर आप इस समय उठ नहीं पा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है, एसएससी एस्पिरेंट है, वो लोग एटलीस्ट बाद में ये रिकॉर्डेड वर्जन तो जरूर देख लो। कोशिश करो क्लास में लाइव आने का, जहां क्या दिक्कत है नहीं है, पेपर को कैसे पढ़ना है, सारा आप लोग नुक्स एंड कॉर्नर डिटेल में पूछ सकते हो, है ना। लाइव चैट आपको अवेल वहां पे होगा, आप उस लाइव चैट में लिख के अपनी डाउट क्वेरी पूछ सकते हो। लेकिन रिकॉर्डेड वाला देखने से ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उठ नहीं पाए हैं या उठने का हैबिट नहीं है या दूसरे काम में व्यस्त है, तो आप लोग रिकॉर्डेड वाला देखने को एकदम भूलिएगा नहीं। विदाउट एनी फेलियर एडिटोरियल वाला जरूर सपोर्ट करना है। मतलब सपोर्ट क्या, अपने आप को सपोर्ट करना है, ताकि आप उसको आगे जाके काम में लगा पाए। आपको कोई मतलब शो का जरूरत ना पड़े, आप खुद से एनालाइज करके क्या पढ़ने लायक है क्या नहीं पढ़ने लायक है, ये आप लोग खुद ही डिटरमाइन कर लो, है ना। चलिए, तो खत्म करते हैं आज का क्लास विद दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी अगर है या इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो mahindras.org जरूर से विजिट करिए। और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप अवेल करना चाह रहे हो तो 10% डिस्काउंट फ्लैट मिल जाएगा MKHSPC या तो E08717 ये वाला कोड यूज करके। बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जितने लोगों ने अभी तक एग्जाम दिया। आशा करते सबका पेपर अच्छा रहा और कल से एकदम कमर कस लेंगे मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।